जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर की। आखिर किस तरह के सवाल यूजीसी नेट में प्रथम पेपर में पूछे जाते हैं और उस सवाल को कैसे तकनीक से आसानी से बनाया जा सकता है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप नेट और जीआरएफ की परीक्षाओं में पास होना चाहते हैं तो प्रथम पत्र में अच्छे स्कोर का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमने कुछ जो जून 2023 में मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछे गए हैं, उन्हीं सवालों की हम चर्चा कर रहे हैं। और इन सवालों को कैसे तकनीक से बनाया जा सकता है, उसको हम देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन सवालों को आखिर कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। अब सवाल पूछा है, बहुत इजी सवाल है कि एक एक युक्ति है कि केबल और टेलीविजन के दर्शकों के आविर्भाव से अधिक व्यक्तिक और अंतःक्रियात्मक मीडिया संस्कृति की शुरुआत हुई। बिल्कुल सही है दोस्तों। टेबल जब से केबल और टेलीविजन का विकास हुआ है ना, तब से क्या हुआ कि अंतर व्यक्तिक क्रियात्मक मीडिया कल्चर की शुरुआत हो गई कि हम घर से बैठे भी अपनी बातों को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। कुछ भी आपके मन में जो भी आया, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपनी बातों को आप रख सकते हैं। इसलिए पहला सही हो जाएगा। दूसरा कहता है, एकीकृत संप्रेषण प्रणाली के भीतर संदेशों में संप्रेषणीयता और समाजीकरण नहीं होता है। यहां नहीं दे दिया, इसलिए गलत हो रहा है। दोस्तों, एकीकृत संप्रेषण प्रणाली के भीतर जो है संप्रेषणीयता और समाजीकरण होता है। जब आपस में हम मिलकर बात करते हैं, एक सोशल डेवलपमेंट होता है, एक सोशलिज्म का विकास होता है। इसलिए यहां पर नहीं दे दिया, इसलिए ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर ए सत्य होगा, और लेकिन जो है आधार दूसरा गलत होगा। तो ऐसे सवाल जो कम्युनिकेशन के सवाल पूछे गए, कंप्यूटर प्लस कम्युनिकेशन जोड़ के मीडिया से जो सवाल पूछे गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सवाल है। आगे हम बढ़ते हैं, बहुत सिंपल में मैं आपको समझाते चलूंगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और उन सवालों को बनाना हमें कैसे चाहिए। अब सवाल पूछा गया है, साहित्यिक चोरी, सामान्य ज्ञान और सांयोगिक शब्दों के बारे में यूजीसी विनिमय 2018 के अनुसार साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए समानता की जांच करते समय कितने शब्दों को एक्सक्यूट किया गया है। जब आप यूजीसी अधिनियम 2018 पढ़ोगे तो साहित्यिक चोरी के अंतर्गत 14 शब्दों को एग्जीक्यूट कर दिया गया है, मतलब बाहर कर दिया गया है। कितने शब्दों को? 14 शब्दों को बाहर कर दिया गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, आसानी से सवाल आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है कि डैश डैश विभिन्न डैश संबंधों में विभिन्न स्तरों पर मीडिया अंतःक्रियात्मक अनुभूत हुई है। तो वो हो जाएगा तकनीकी और सामाजिक। जो मीडिया आज जो है टेक्निक से जुड़ गया है, और विभिन्न सामाजिक पहलुओं से भी मीडिया जुड़ गया है। इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा तकनीकी और सामाजिक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कहता है, 1854 के उड डिस्पैच में सुझाव दिया गया था कि भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुदेशन का माध्यम यह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंग्रेजी। हमने 1854 का उड डिस्पैच पूरा पढ़ाया है। हायर एजुकेशन में अगर आपने क्लास लिया होगा, तो चाहे वो हंटर कमीशन हो, चाहे उड डिस्पैच हो, चाहे यशपाल समिति का रिपोर्ट हो, चाहे 2020 का रिपोर्ट हो, हर रिपोर्ट पर हमने चर्चा किया था। तो इसीलिए हमारा आंसर जो है 4 होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब सवाल है कि जब लोग अधिसंप्रेषण करते हैं
तो वह देश के बारे में संदेश भेजते हैं। तो दोस्तों वो मैसेज के बारे में संदेश भेजते हैं। यहाँ लोग मैसेज नहीं मार के आते हैं, वो गलत कर देते हैं। तो वो रिसीवर के बारे में नहीं भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, और नहीं मैसेज के बारे में वो संदेश भेज रहे होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करना है हमें। नेक्स्ट सवाल है, और फिर स्थापना और तर्क वाले सवाल है। कहता है पाणिनि और चाणक्य जैसे विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा ग्रहण की। बिल्कुल गलत है। हमने नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालय की चर्चा किया, और दोनों विश्वविद्यालय में हमने ये बताया था कौन कौन अध्ययन करते थे। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो चाणक्य और पाणिनि है वो 4th सेंचुरी बीसी के हैं, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय के चाणक्य हैं। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ही 4th सेंचुरी एडी कुमार गुप्त ने किया था, और गुप्त वंश के शासक था। तो ये तो कभी हो नहीं सकता है, बिल्कुल गलत होगा। दूसरा है तक्षशिला भारतीय कला और विज्ञान, विशेष रूप से चिकित्सा में अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था। बिल्कुल सही, हमने तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताया भी है, जो पाकिस्तान में तक्षशिला गंधार क्षेत्र में पड़ता है। ये साहित्य और खास करके कला, ज्ञान, विज्ञान के लिए ज्यादा फेमस था, ये सिल्क रूट पे था। और इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो है पाणिनि भी पढ़े हैं, चाणक्य भी पढ़े हैं, बिंबिसार भी पढ़े हैं, और चंद्रगुप्त भी पढ़े हैं। तो ऐसे सवालों को आप गलत नहीं कर सकते हैं। यहां पर आंसर हो जाएगा पहला गलत, दूसरा सही। नेक्स्ट ये मैथ के सवाल है। हमने ऑलरेडी मैथ का सवाल जो है बना दिया है, आपको पीछे के वीडियो में देखिएगा। अलग से हमने मैथ का सवाल बनाया हुआ है, तो अभी मैथ का सवाल नहीं लेंगे। अब देखो कि यहां पर सवाल पूछा है लॉजिकल रीजनिंग का। दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लॉजिकल रीजनिंग से 5 सवाल पूछा जाता है, और खासकर फिलोसफिकल सवाल होता है। इन सवाल को इस बार मैंने बड़ा डेप्थ में आपको पढ़ाया है, और जो नहीं पढ़े हैं वो जरूर वीडियो देख लेना। और यहीं पर पूछता है निम्न में से किस युक्ति में व्याघाती मध्य तर्क दोष। यहां पर देखो, व्याघाती मध्य तर्क दोष इस प्रकार है कि मध्य पद मुख्य पद की उपस्थिति द्वारा व्यक्त होने के बजाय मुख्य पद की अनुपस्थिति द्वारा व्यक्त होता है, यानी मुख्य पद अनुपस्थित होता है। इसका आंसर सीधे चलते हैं, ध्वनि शाश्वत होता है क्योंकि वह उत्पन्न होता है। देखो यहां पर जो है कि मुख्य पद ही अनुपस्थिति द्वारा व्यक्त हो रहा है, कि ध्वनि शाश्वत होता है क्योंकि वह उत्पन्न होता है। ध्वनि को किसी ने उत्पन्न होते हुए नहीं देखा है, लेकिन ये शाश्वत होता है। इसलिए इसका ये आंसर होगा। लॉजिकल रीजनिंग का अलग से वीडियो हमने बनाया है, वो आप देख लीजिएगा, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है संघनक कोहार्ट वह जनसंख्या है जिसके सदस्यों में कुछ विशिष्ट अभिलक्षण समान होता है। बिल्कुल सही है। हमने कोहार्ट अध्ययन आपको बताया हुआ है कि कोहार्ट अध्ययन क्या होता है, और कोहार्ट अध्ययन में किन किन बातों पर जोर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही होगा। दूसरा कहता है भविष्य लक्ष्य अध्ययन में अनुसंधानकर्ता लोगों की अनुस्मरणों पर निर्भर करता है। बिल्कुल गलत है। जो फ्यूचर रिसर्च होता है, फ्यूचर अध्ययन होता है, उसे वर्तमान से संबंधित ना होकर फ्यूचर से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए दूसरा गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा सी नंबर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि प्रकाश वोल्टीय सेल किस प्रकार का सेल है। तो याद रखना, एक जो यह सौर पैनलों का संयोजन है। प्रकाश वोल्टीय सेल क्या है दोस्तों? एक सौर पैनलों का जो है संयोजन है। यह इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। प्रकाश वोल्टीय सेल जिसे देखते हो वो सौर पैनलों का प्लग है। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है
किसी छात्र के प्रदर्शन की उसके पूर्व प्रदर्शन से तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो स्व मानक आकलन कहा जाता है। जब हम पूर्व प्रदर्शन से तुलना करके उसके स्व मानक आकलन की ओर हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट सवाल हम पढ़ते हैं। अब देखो यहां जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में दोस्तों, यहां देखो ये क्वेश्चन जो है मॉर्निंग शिफ्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, और इवनिंग शिफ्ट में, ये मॉर्निंग शिफ्ट की चर्चा मैं कर रहा हूं, तो मॉर्निंग शिफ्ट में जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा था, और इसी जस्ट इवनिंग सब शिफ्ट में यही सेम टू सेम सवाल जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा था। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में मतलब क्या? सबसे बड़े से छोटे की तरफ। तो यहां सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? पशु हो जाएगा। तो हम देखेंगे डी किस किस में है? दो में है। पशु के बाद स्तनपाई होगा, बी होगा, ये होगा, आंसर हमारा हो गया। उसके बाद बिडाल और बाघ। अब देखो अगर इसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में देंगे तो सबसे पहले जो है बाघ आएगा, फिर बिडाल आएगा, फिर स्तनपाई पशु। अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा जो इवनिंग में पूछा है, लेकिन इंक्रीजिंग में पूछा है तो पहले पशु आ जाएगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर जरूर समझिए। इंक्रीजिंग जब पूछे तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा को लेंगे, डिक्रीजिंग जब पूछे तो सबसे पहले छोटा लेंगे फिर बड़ा लेंगे। तो यहां भी कभी कभी हम गलत कर लेते हैं, तो बिल्कुल कभी गलत मत करना ऐसे सवालों को। अब देखो यहाँ रीजनिंग का सवाल है, कुछ भी नहीं है। वुमेन्स के लिए 65 है, तो चिल्ड्रेन के लिए कूट क्या किया जाएगा? इसको पलट दिया है दोस्तों, पलट करके जोड़ के लिख दिया। आप भी इसे पलट करके, जैसे डब्लू, डी का डब्लू है, इसका जो है ओ वी ई है, एल ओ एल होगा, एम का एन होगा, वी होगा, प्लस एम होगा। इन सबको जोड़ के लिखोगे 65 होगा। इसको भी पलट देना। हमने आपको याद कराया था कि अपोजिट वर्ड लव, लव, श्री, पीके, ये सब अपोजिट अर्थ का कोड है। उस कोड को यूज करके ये सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब देखो कि कहता है निम्न युक्ति में दिए गए आकारिक तर्क दोष को पहचानिए। कुछ अभिनेता शक्तिशाली एथलीट नहीं है, सभी व्यवसायिक पहलवान शक्तिशाली एथलीट है, इसलिए सभी व्यवसायिक पहलवान अच्छे अभिनेता है। तो अब देखो यहां पर क्या है, किस प्रकार के तर्क दोष है? व्यावहारिक आधार, अस्तित्व परक तर्क, निषेधात्मक आधार, वाक्य से सकारात्मक। अब देखो ये क्या है, कुछ अभिनेता शक्तिशाली एथलीट नहीं है, नहीं है मतलब निषेधात्मक आधार वाक्य है से, इसलिए सभी व्यवसायिक पहलवान अच्छे हैं, सकारात्मक निष्कर्ष है, यानी तीसरा होगा। यानी कि हमारा आधार वाक्य तो निगेटिव है, और उससे पॉजिटिव आंसर हमने लाया है। उससे हमने क्या लाया है? पॉजिटिव आंसर लाया है। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। क्लास से जब जुड़ेंगे तो ये सब आसानी से आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट कहता है ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है, परंतु जब छात्र स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तो सहायता हटा ली जाती है। मतलब ऐसे शिक्षण को, टीचिंग एप्टीट्यूड का सवाल है, टीचिंग एप्टीट्यूड का सवाल है, ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण आदेश दिए जाते हैं, अनुदेश दिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है, परंतु जब छात्र जो है स्वयं इनको संभालने में सक्षम हो जाते हैं तो सहायता हटा ली जाती है। ऐसे अनुदेशन को अनुकूलात्मक अनुदेशन कहते हैं, अनुकूलनात्मक शिक्षण कहते हैं, यानी एडॉप्टिव टीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एडॉप्टिंग टीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एडॉप्टिंग टीचिंग कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य परिकल्पना। हमने पढ़ा हुआ है शून्य परिकल्पना मतलब होता है जीरो हाइपोथेसिस। यहाँ हाइपोथेसिस का सवाल है और ये सवाल हमने पढ़ा हुआ है, नोट्स पलट के देख लेना। कहता है शून्य परिकल्पना की पुष्टि किए जाने के बजाय अस्वीकार करने के जोखिम 0.1 पी से लेकर के 0.5 पी स्तर पर अधिक होता है। बिल्कुल सही है, यानी कि 0.01 पी से की तुलना में 0.5 पी पर अधिक होता है। टाइप 1 त्रुटि करने का जोखिम 0.01 की तुलना में 0.5 पर कम होता है। गलत है, अधिक होता है। ऊपर दिया अधिक, ये कम तो इसलिए गलत हो गया। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। दोस्तों यहाँ पर पूरे समझाना तो मुश्किल है कि 1 मिनट में मैं समझा पाऊं, लेकिन जब आप क्लास से जुड़ते हैं, क्लास से जुड़ेंगे, तो जो नल हाइपोथेसिस जिसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में नल या जीरो परिकल्पना, शून्य परिकल्पना कहते हैं, जो ये मान के चलता है कि परिणाम जब तक किसी दिखाई ना पड़े तब तक उसे वो मानता नहीं है, उसी को लेकर के ये पॉइंटेड जो कि टाइप 1 टाइप 2 सीरीज चलता है, उन्हीं को हमें ध्यान में रखना होता है। अब देखो कि क्वेश्चन पूछा हुमायूं कबीर समिति, ये करंट का क्वेश्चन है। हुमायूं कबीर समिति का अधिवेशन किसकी संभावना की जांच के लिए किया गया था? हुमायूं कबीर समिति, याद रखना, नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए हुमायूं कबीर समिति का गठन किया गया था, ये हमें ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, कतई निम्न में से कौन सा अनाकारिक तर्क दोष है? ये भी लॉजिकल रीजनिंग का है, लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है। कहता है अमेरिकी भारतीय विलुप्त हो रहे हैं, वह व्यक्ति अमेरिकी भारतीय है इसलिए वह विलुप्त हो रहा है। ये किस प्रकार के, अभी 4 प्रकार के हम जनरलाइजेशन पढ़े थे। ये रेड हेडिंग भी आपको बताया हुआ है क्या है क्लास में, हेस्टी, ये तो हेस्टी जनरलाइजेशन हो जाएगा। और बैगिंग द क्वेश्चन, फॉलिंग डिवीजन, ये सब विग्रह दोष क्या होता है, आत्मश्रय दोष क्या होता है, और विचारित सामान्यीकरण, जिसे हेस्टी जनरल, ये तो हेस्टी जनरलाइजेशन होगा। और ये सब भी हम पढ़े हुए थे, तो नोट्स को एक बार देख लेना या गूगल करके भी इसके बारे में जान के जाना। यहां से एक सवाल पूछता है ही पूछता है, तो हमें इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखना है। अब कहता है कैप्चा का मतलब क्या होता है? आपने जब कोई फॉर्म भरते होगे तो कैप्चा आता है, ये बेसिक सवाल है। जब हम फॉर्म भरते हैं तो कैप्चा आता है। इसका कैप्चा का अर्थ होता है completely automated public turning test to tell computers and human apart, यानी सेकंड वाले आंसर होगा। कुछ फुल फॉर्म भी आपको याद करके जाने हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जो है लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। मैंने कहा कि 5-6 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से होता है और बेसिक सवाल होता है, इसीलिए लॉजिकल रीजनिंग बार बार रिवीजन करके जाइएगा। कहता है वह वैध निगमात्मक इसमें जिसमें सभी आधार्थक होते हैं, सत्य होते हैं, ठोस युक्ति कहलाती है। बिल्कुल सही है। वह दृढ़ आगमनात्मक युक्ति जिसमें सभी आधार वाक्य सत्य होते हैं, संगत युक्ति कहलाता है। ये भी सही है। आगमनात्मक में, या सॉरी निगमन नहीं है, आगमन, आगमन में संगत होता है और निगमन में वैध होता है, ये याद रखना, ठोस होता है। तो हमारा जो है दोनों सही हो जाएगा। हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही होगा, दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन आगे हैं। कहता मेटा कॉग्निशन अपने ही भाषा प्रयोग की समझ है। हमने आपको बताया है मेटा कॉग्निशन क्या होता है। अपने ही, ये देखो, अधि मेटा कॉग्निशन अपनी ही भाषा नहीं, सभी भाषाओं की समझ होती है। मेटा कॉग्निशन में सिर्फ अपनी भाषा को नहीं जानते हैं बल्कि सभी भाषा। कहता स्मृति विज्ञान अपने ही सोचने की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं, हम दूसरे के बारे में भी सोचते हैं। बेसिक सवाल है, इसलिए दोनों गलत। मेटा कॉग्निशन में सिर्फ अपनी भाषा को नहीं सीखते हैं बल्कि दूसरी भाषा को भी सीखते हैं। और स्मृति विज्ञान में सिर्फ मैं अपने स्मृति को नहीं करते हैं बल्कि बाह्य वातावरण के भी स्मृति को हम लेते हैं। इसलिए जो है दोनों क्वेश्चन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है, जब प्रतिभागी किसी अध्ययन से बीच में ही बाहर हो जाते हैं जिससे प्रतिदर्श के स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, तो इससे आंतरिक वैधता की निम्न में से कौन सा खतरा रहता है? आंतरिक वैधता की कौन सी खतरा रहता है? एट्रेशन एट्री एट्रेशन थ्रेट होता है, यानी क्षयन संबंधी खतरा होता है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति बीच से ही बाहर हो जाएगा तो आंतरिक वैधता में क्षयन संबंधी खतरा होगा। ये हमने बताया क्लास में पूरा, जो है डिस्क्रिप्टिव वे में, हिस्ट्री थोराट क्या होता है, टेस्टिंग थोराट क्या होता है, सिलेक्शन थोराट क्या होता है, और एट्रेशन थोराट क्या होता है। एट्रेशन थोराट होता है कि जब प्रतिभागी किसी अध्ययन से बीच में ही बाहर चले जाते हैं जिससे कि उसके प्रतिदर्श में, उसके सैंपलिंग के स्वरूप में ही परिवर्तन हो जाता है और आंतरिक वैधता प्रभावित हो जाता है, तो उसे ही चयन संबंधी स्वतंत्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा, मैं आंसर बता दूं। गैप ले लीजिएगा, गैप से ही बन जाएगा सवाल, डबल गैप लेना होगा, इसके ऊपर गैप लोगे तो आंसर बन जाएगा, आंसर आएगा 99। गैप लेके इसमें बनाया है। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है कि अब देखो फिर क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर पूछा, असेंडिंग पूछा है कि डिसेंडिंग। कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। तो यहां देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर संबंधी पूछा है, बड़े से इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम, याद रखना सबसे बड़ा वाले को पहले लेंगे। तो यहां सबसे बड़ा वाला पहले आएगा। तो बड़ा वाला यहाँ मतलब कहता है निम्नलिखित वैश्विक तापन में गैसों के योगदान का सही आरोही क्रम कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? मीथेन बाद में होगा कि नाइट्रस ऑक्साइड होगा कि, हाँ नाइट्रस ऑक्साइड होगा, फिर जो है मीथेन हो जाएगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा वाला। तो ये जो है आरोही क्रम पूछ रहा है। तो आरोही क्रम में हम लोग जो है कहता है कि तापमान में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सबसे ज्यादा योगदान जो है वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग में CO2 का है। तो CO2 जो है हमारा लास्ट में चला जाएगा, CO2 का है। फिर जो है मीथेन का, फिर जो है CO2 के बाद मीथेन का है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये हो जाएगा, यानी कि कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम मतलब छोटे से बड़े। तो छोटे से बड़े मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे एक के बाद दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े। तो सबसे पहले हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। और इस देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन पूछता है। और आगे का क्वेश्चन फिर मैं अलग से आपको बताऊंगा। आज हम 30 क्वेश्चन तक किए हैं फर्स्ट पेपर में, इनको एक दो बार देख लीजिएगा जिससे सवाल आपका आसानी से बन जाए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।